नमस्कार दोस्तों, अ वेरी हैप्पी ईद, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डॉक्टर सीमा's मेड टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एस्थमा डे मैं कुछ छोटे से पॉइंट्स, कुछ छोटे से मिथ्स जो हैं रिगार्डिंग एस्थमा वो आप लोगों के जहन से क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ थोड़ी सी बातें जो काफ़ी ज़रूरी हैं जाननी, वो उन पर थोड़ी तवज्जो देके आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। थोड़ा सा बताना चाहती हूँ एस्थमा क्या होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, किस तरीके के मिथ्स हम लोग अपने साथ पाल के रखते हैं, और दैट्स इट। ठीक है, तो एस्थमा क्या होता है? हम लोग सब जानते हैं कि ये एक एयरवे इन्फेक्शन है, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयरवेज हैं, जो हमारे लंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एयर सैक्स, ये उधर एयरवेज पे जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को हम एस्थमा बुला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन और क्या क्लिनिकल फीचर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली एस्थमा यंगस्टर्स को होता है, यानी कि छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। और एस्थमा के चलते क्या सिम्टम्स आएंगे कि मरीज़ को खांसी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस में से विसल जैसी आएगी आवाज़, जिसको कि हम वीजिंग बुलाते हैं, चेस्ट में टाइटनेस होगी। और कुछ ऐसे टाइमिंग्स होते हैं जब ये चीज़ होती है, जैसे कि जब बच्चा खेलने के लिए जाता है या कोई एक्सरसाइज करता है, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करता है, तो इसीलिए एस्थमेटिक्स को ये बोला जाता है कि बिफोर गोइंग इन फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज दे शुड टेक देयर इनहेलर। तो यहाँ पे अब मैंने एक शब्द बोला इनहेलर, इसके बारे में मुझे आपके मन में जितने भी सवाल हैं उनको बहुत क्लियर करना है। आप लोगों के, मैंने देखा है कि बहुत लोगों के मन में एक ये फीलिंग रहती है कि इनहेलर अगर दे दिया तो इसका मतलब तो ये लास्ट स्टेज हो गई डिजीज़ की, इसका मतलब तो इनहेलर अब एडिक्टिव है, अब आपकी आदत पड़ जाएगी, अब कभी हट नहीं सकता। इनहेलर को आप दोष दे रहे हैं, बीमारी को दोष नहीं। ठीक है, इनहेलर तो एक इट इज़ अ वे, इट इज़ एक तरीका है कि जिसके चलते दवा आप ले सकते हैं। आप टैबलेट खाते हैं, आप कैप्सूल लेते हैं, तो वो एक गोली है जो आप मुंह में रख के खा लेते हैं। इसी तरीके से इनहेलर है, ये सिर्फ एक तरीका है, एक ज़रिया है आपको दवा देने का। तो बेचारे इनहेलर पर इतनी ब्लेम गेम क्यों, है ना? तो इनहेलर शुड नॉट बी ब्लेम्ड। और रादर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता के जा रही हूँ कि इनहेलर्स आर द बेस्ट वेज जिसके चलते दवा प्रॉपर अमाउंट में और सही जगह पर चली जाएगी। ठीक है, आप इनहेलर से जब दवा लेते हैं ना, हार्डली कुछ माइक्रोग्राम्स होता है ड्रग का जो आपके लंग्स में डायरेक्टली चला जाता है, एज कंपेरेबल टू अ टैबलेट आप लेते हैं मिलीग्राम में, ये है माइक्रोग्राम में। टैबलेट आप लेंगे आपके पूरे शरीर में, पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो जो दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इनहेलर में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपके लंग्स में डीप सीटेड जाके दवा जाती है। तो डीपली सीटेड यानी कि लंग्स में जिधर एयर सैक्स में, जिधर एयरवेज में दवा की ज़रूरत है, एग्जैक्टली दवा वहीं पर जाएगी। तो बेचारे इनहेलर की क्या गलती है? अब आप बोलते हैं इनहेलर से आदत पड़ जाती है, आपको बीमारी की पैथोलॉजी जाननी ज़रूरी है। एस्थमा जब होता है तो दो पैथोलॉजीज़ होती हैं। दो पैथोलॉजीज़ में क्या चीज़ होती है? एक होती है इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपके एयरवेज में सूजन हो रखी है। दूसरी क्या होती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी कि एयरवेज जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो दो चीज़ हो रही है। इन्फ्लेमेशन के चलते क्या होगा? बहुत म्यूकस पैदा होगी, तो काफ़ी कफ निकलेगा, कफ निकल सकता है। ठीक है ना, तो काफ़ी कफ निकल सकता है। खांसी के साथ बहुत कफ भी आता है कई बार। और ये जो खांसी आती है, जो एस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, दीज आर आइदर अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है कि एस्थमा
बच्चों में ज़्यादा होगा, यंग एज में ज़्यादा होगा, और इसके जो सिम्टम्स होंगे वो आइदर दे वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग और यू विल फाइंड द सिम्टम्स लेट इन द नाइट, और मे बी व्हेन यू आर गोइंग इन फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, उस टाइम पर एस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात एक जानने वाली बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो जानने वाली थी वो ये थी कि इन्हेलर्स इज़ अ येस, इन्हेलर्स आपकी आदत नहीं डालते, क्योंकि जब इसमें इन्फ्लेमेशन का कंपोनेंट भी है, आपने क्या किया कि आपने इन्हेलर ले लिया। इन इन्हेलर्स में दो चीज़ होती है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट इनहेल स्टेरॉइड्स भी होते हैं। ये देने पड़ते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स को, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनके एयरवेज में रिपीटेडली वो इन्फ्लेमेशन, वो सूजन होती है। दे आर प्रोन टू इट। आप ये मान के चलो कि उनकी बॉडी प्रोन टू इट है। आपने बंद कर दिया तो इन्फ्लेमेशन फिर बढ़ जाएगी। आपने सिर्फ एक ड्रग जो दिया, जो गोली दी, गोली आपने स्पेसिफिकली क्या दिया, ब्रोंकोडायलेटर, उसने पैथोलॉजी का एक पार्ट पे काम किया, यानी कि जो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी उसने उस पर तो काम किया, लेकिन इन्फ्लेमेशन का क्या, इन्फ्लेमेशन के चलते फिर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, फिर से म्यूकस ज़्यादा आएगी, फिर से खांसी आएगी, फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो उसका क्या। तो इसलिए एस्थमेटिक्स को इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड जो मिनिमल अमाउंट में, इनहेल स्टेरॉइड जो होता है इनहेलर्स में, वो देना बहुत लाजमी और बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनहेलर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग डिलीवरी टू द एस्थमेटिक पेशेंट्स। तो अपने मन में जितनी भी चिंताएं हैं, इनहेलर्स हम जितनी जल्दी हो सकती है उसको स्टार्ट करते हैं। वी आर नॉट वेटिंग कि बीमारी आगे बढ़े तब हम इनहेलर स्टार्ट करें। सो कट दैट पॉइंट आउट ऑफ योर माइंड्स कि इनहेलर्स इज द लास्ट रिसोर्स, कि जब आपका ट्रीटमेंट दवाई से नहीं हो रहा तब। एक तो जब आप गोली खा रहे हो तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चलेगी, उतनी दवा आपके लंग्स, आपके एयरवेज में पहुंच भी नहीं पाती जितनी की आपको ज़रूरत है। तो उससे अच्छा क्यों नहीं है इनहेलर, ठीक है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ एस्थमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो पैथोलॉजीज हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। तो जो एस्थमेटिक्स हैं, आज उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, हो सकता है अगले 15 दिन उनको कोई भी परेशानी ना हो, दे आर एज इक्वली नॉर्मल टू अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। तो लेकिन उनको ये बात जान के चलनी है कि दे आर एस्थमेटिक्स, और उनको अपना बेसिक मिनिमल इनहेलर जो होता है, जिसको कि हम कंट्रोलर ड्रग कहते हैं, उस कंट्रोलर ड्रग का पर डे 1 पफ या 2 पफ ज़रूर ले लेने चाहिए, ताकि वो इन्फ्लेमेशन सेटल्ड रहे। अगर उनकी इन्फ्लेमेशन सेटल रहेगी, उनका एस्थमा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एस्थमा में इनहेलर्स दो तरीके के होते हैं। वन इज़ नोन एज कंट्रोलर ड्रग्स, अनदर वन इज़ नोन एज रेस्क्यूअर ड्रग्स। रेस्क्यूअर ड्रग्स तब दिए जाते हैं जब पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब होती है, यानी कि या तो रिपीटेडली उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसको बार बार रात को उठना पड़ रहा है, या हफ्ते में 2-3 बार उसको देना पड़ा है। तो दोज ड्रग्स आर नोन एज रेस्क्यूअर ड्रग्स and these are known as controller drugs. Asthmatics should not stop their controller drugs. They should be taking their controller inhalers daily, on daily basis. इस चीज को अपना लो, मान लो that you are an asthmatic. इसी तरीके से जो hypertensive लोग हैं, अगर आप मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो आई एम एन हाइपरटेंसिव एंड यू हैव टू टेक 1 टैबलेट डेली, तो वो दवा की गलती नहीं है, दवा ने आदत नहीं डाली। आपकी शरीर में जो बीमारी है, जो पैथोलॉजी चल रही है, उसके चलते आपको बीपी की एक गोली रोज़ खानी है। इसी तरीके से एस्थमेटिक्स को दिन में 1 बार इनहेलर के 2 पफ लेने हैं, ताकि उनकी बॉडी में, उनके एयरवेज में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना बढ़ सके। नहीं बढ़ सकेगी तो रेस्क्यूअर ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप बेसिक मिनिमल ट्रीटमेंट लेंगे। तो एस्थमेटिक्स को एक तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ऐसे कौन से एलर्जेंस हैं जिससे कि आपका फ्लेयर अप हो जाता है। सो जैसे डस्ट हुआ, पोलन हुआ, पेट्स हुए, मोल्ड्स हुए, स्मोकिंग हुई इन एनी वे, ठीक है ना। जब आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो कार के शीशे चढ़ा के चलिए। इवन स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स भी होती हैं। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स सो दैट द सिम्टम्स, द बीमारी डजंट फ्लेयर अप।
ठीक है, तो मेरा आज का मेजर एक चीज बताने का था कि इनहेलर्स आर अ बिग इन. Do not discontinue your inhalers. Do not carry any kind of wrong myths with your inhalers. Inhalers are the safest way to take the treatment for respiratory disorders, lower respiratory infections, wherein the asthma is the most important. Right? I hope आपको मेरी बात समझ में आई. अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे कभी भी पूछ सकते हो. Thank you so much friends. Thanks a lot.